बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। लेकिन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन से पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थोड़ा सा जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कम से कम जो साइन, कॉस और टेंजेंट के नोन वैल्यूज़ हैं, जैसे 0 डिग्री आपको पता होना चाहिए, साइन 0, कॉस 0, टेंजेंट 0, 30, 45, 60 और 90, ये कुछ वैल्यूज़ आपको जो है पता होना चाहिए, जो है पेपर वगैरह में जो है आ सकते हैं। सीधे तो बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, वाई जो है ये वैल्यू दी हुई हैं, तो याद रखिए ये वैल्यूज़ कुछ नॉन वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। आसान सा टेबल है। अच्छा, इधर मैंने टीटा लिखा, साइन टीटा, कॉस टीटा और जो है टेंजेंट टीटा। अब यहाँ पर कुछ नॉन वैल्यूज़, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं इधर जो है डिग्रीज डाल रहा हूँ। से लेट्स सपोज दिस इज 0 डिग्री, दिस इज लेट्स सपोज 30 डिग्री, ये जो है मैं ले रहा हूँ 45 डिग्री, ये मैं ले रहा हूँ 60 डिग्री और ये बचे मैं ले रहा हूँ से 90 डिग्री। सही है बच्चे, ये हमारे पास जो है कुछ नॉन एंगल्स मैंने ले लिए। अब याद रखें इसको, इस टेबल को हम किस तरह ड्रा करते हैं, किस तरह जो है हम इसको सीखेंगे। यहाँ से मैं जो है स्टार्ट ले रहा हूँ से, यहाँ पर लिख लें आप 0, यहाँ पर लिख लें आप 1, यहाँ पर लिख लें 2, यहाँ पर लिख लें 3, यहाँ पर आप लोग लिख लें 4। 0, 1, 2, 3, 4। सेकेंड स्टेप आपका ये होगा कि डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4, तमाम को 4 पे डिवाइड करें। इसको भी 4 पे डिवाइड कर लें, इसको भी 4 पे डिवाइड कर लें, इसको भी 4 पे डिवाइड कर लें, इसको भी 4 पे डिवाइड कर लें और इसको भी आप लोग 4 पे डिवाइड कर लें। थर्ड स्टेप ये है कि टेकिंग रूट, टेकिंग अंडर रूट। इसका भी आप अंडर रूट ले लें, इसका भी आप अंडर रूट ले लें, इसका भी आप अंडर रूट ले लें, इसका भी अंडर रूट और इसका भी हमने अंडर रूट ले लिया। अब अगर देखा जाए 0 डिवाइडेड बाय 4, 0, अंडर रूट 0 बराबर होता है 0 के। यहाँ पर मैंने लिख लिया 0। 1 बाय 4 अंडर रूट 1 के बराबर होता है और अंडर रूट 4 2 के बराबर होता है। तो ये बच्चे हमारे पास आ गए किस चीज के बराबर आ गया, 1 बाय 2 के बराबर। अब देखिए 2 1s are 2 2s are, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2। इससे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और इससे हमारे पास आ जाएगा 1। याद रखिए बच्चे, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 1 बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 2 इज आल्सो 0.5 और 1 बाय अंडर रूट 2 इज 0.707 और अंडर रूट 3 बाई 2 ये बराबर होता है 0.866 या 0.86 और ये हमारे पास 1 है। अब अगर देखा जाए, रिमेंबर स्टूडेंट्स, साइन 0 के बराबर होता है, साइन 30 हाफ के बराबर होता है, साइन 45 1 by under root 2 के बराबर होता है, साइन 60 under root 3 by 2 which is also equal to 0.86, साइन 90 ये बराबर होता है 1 के। सही है बच्चे, तो इसको अगर देखा जाए साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1 by under root 2, साइन 60 ये है under root 3 by 2, साइन 90 ये बराबर है 1 के बराबर है। ये तो हमारे पास अगर देखा जाए साइन की वैल्यू आ गई, इसको लिख लें। हमारे पास ये है 0, ये है हमारे पास 1 by 2, ये हमारे पास है 0.707, ये हमारे पास है 0.86, ये हमारे पास है 1। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 by अंडर रूट 2 है ये। सही है बच्चे, और ये हमारे पास है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है। अब अगर देखा जाए कॉस के लिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। सही ना, यहाँ से कॉस के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 which is also equal to 0.86, ये जो है 1 by अंडर रूट 2 which is also 0.707, ये हो जाएगा हाफ which is also equal to 0.5 और ये हो जाएगा 0। जस्ट इसको मैंने अगर देखा जाए कॉस के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो याद रखें कॉस 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री अंडर रूट 3 by 2, cos 45 डिग्री 1 by अंडर रूट 2, cos 60 डिग्री 0.5, cos 90 बराबर होता है 0। और याद रखें टेंजेंट थीटा हमारे पास जो है बराबर है, रिमेंबर जो टेंजेंट थीटा है
वो हमारे पास बराबर है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर देखा जाए इन दोनों को आप इस पे डिवाइड कर लें तो 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर इनको हम डिवाइड कर लें तो हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √3। सही ना? तो टेंजेंट 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। इसी तरह अगर देखा जाए this by this 1/√2 divided by 1/√2, this by this, इससे हमारे पास आ जाएगा 1। टेंजेंट 45 डिग्री बराबर होता है 1। सिमिलरली अगर देखा जाए √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2, सॉल्व कर लें इससे हमारे पास आ जाएगा जस्ट √3। तो टेंजेंट 60 डिग्री बराबर होता है √3 और 1 डिवाइडेड बाय 0 which is undefined, which is infinity। तो टेंजेंट 90 बराबर होता है इंफिनिटी के। सही है बच्चे? तो ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी तरह ये जो हमारे पास 1/√3 है ये बराबर है 0.6। 1/√3 को आप 0.6 भी लिख सकते हैं और ये जो √3 है ये आप लिख सकते हैं 1.7। याद रखें ये हमारे पास टेबल है। अब अगर इस टेबल से देखा जाए तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि हमारे पास sin 30 is equal to cos 60 which is equal to half। sin 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू सेम है। sin 30 हाफ के बराबर है और cos 60 ये भी हाफ के बराबर है, दोनों की वैल्यू सेम है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लिख लें sin 60 ये बराबर है cos 30 के बराबर है, जो के बराबर है √3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि sin 60 ये बराबर है √3/2 और cos 30 ये बराबर है √3/2। सही है बच्चे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ याद रखें हमारे पास sin 45 is equal to cos 45 is equal to 1/√2। sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू सेम है which is equal to 1। तो अगर देखा जाए sin 0 के बराबर, sin 30 हाफ के बराबर, sin 45 1/√2 के बराबर, sin 60 √3/2 के बराबर, sin 90 1 के बराबर है। cos के लिए इस वैल्यू उलट कर लें और टेंजेंट के लिए sin by cos सॉल्व कर लें तो बच्चे आपको जो है ये टेबल पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इंशाल्लाह हम जो है कुछ ग्राफ्स में इस्तेमाल करेंगे इनकी वैल्यूज। sin 30 cos 60 के बराबर है which is 1/√2, sin 60 is equal to cos 30 which is equal to √3/2 और sin 45 की वैल्यू जो है देखिए sin 45 वो भी 1/√2 है और cos 45 वो भी 1/√2 है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम। और याद रखें टेंजेंट 45 जो है ये भी हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, ये किस चीज के बराबर है 1 के बराबर है। तो इनके बारे में हमें जो है पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। सही ना? हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो हमारे पास है ग्राफिकल एनालिसिस। ये टेबल था, ये आगे हम इस्तेमाल करेंगे। सो टॉपिक जो हमारे पास है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल analysis of motion. Today our topic is graphical analysis of motion. आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन क्या है? ग्राफ इज द कन्वीनियंट वे, easy way, effective way to relate two physical quantity. ग्राफ इज द कन्वीनियंट वे, इजी वे। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि ग्राफ क्या है। तो बच्चे आप कह सकते हैं कि ग्राफ इज अ कन्वीनियंट वे या इफेक्टिव वे, सही ना, टू रिलेट टू physical quantities
दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, ग्राफ में रिलेट करते हैं। ग्राफ इज अ कन्वीनियंट वे, इफेक्टिव वे, इजी वे टू रिलेट टू फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, ग्राफ्स गिव टू इंफॉर्मेशंस। ग्राफ gives two informations, info। ग्राफ से हम दो इन्फो लेंगे, सही ना। एक हमारे पास जो है वो हमारे पास है, वन इज स्लोप एंड द सेकंड इज एरिया अंडर स्लोप। वन इज स्लोप, एक बच्चे हमारे पास जो है वो हमारे पास होगा स्लोप, और दूसरा हमारे पास होगा नंबर वन इज स्लोप, और नंबर टू जो होगा वो होगा एरिया अंडर स्लोप। एरिया नंबर टू जो होगा वो होगा एरिया अंडर स्लोप। वन इज स्लोप एंड द सेकंड इज एरिया अंडर स्लोप। ग्राफ से हम दो इंफॉर्मेशन लेंगे, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है स्लोप, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो होगा एरिया अंडर द स्लोप। सही है बच्चे, एरिया अंडर द स्लोप। देयर आर टू इंफॉर्मेशन, सही है, गेटिंग फ्रॉम द जो है ग्राफिकल एनालिसिस, सही ना। वन इज स्लोप एंड द सेकंड इज एरिया अंडर द स्लोप। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं स्लोप के ऊपर, और उसके बाद डिस्कशन करते हैं एरिया अंडर द स्लोप से। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास, लेट्स सपोज दिस इज, ऑलरेडी आप जानते हैं, दिस इज x एंड दिस इज y। ये बच्चे हमारे पास एक स्लोप है। अब अगर देखा जाए स्लोप बच्चे किसको कहते हैं, स्लोप कहते हैं ग्रेडियंट को। स्लोप मतलब ग्रेडियंट, सही था, स्लोप मतलब ग्रेडियंट। या दिस इज आल्सो equal to tangent theta, या this is also equal to perpendicular, क्योंकि tangent theta बराबर है through proper brush, perpendicular divided by base। या अगर देखा जाए इसको लिख सकते हैं perpendicular means y axis या change in y axis, base means change in x axis, या बच्चे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जो rise divided by run। सही ना। स्लोप मतलब ग्रेडियंट, मींस टेंजेंट थीटा, मींस परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, मींस राइज बाय रन। जब भी आपने स्लोप को बच्चे फाइंड करना है, सही था, या ग्रेडियंट को फाइंड करना है, एक ही बात है। स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, मतलब आप परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करनी, परपेंडिकुलर को आप बेस पे डिवाइड करनी, या y एक्सिस चेंज इन y एक्सिस को चेंज इन x एक्सिस पे डिवाइड करनी, या आप लिख लें जो राइज डिवाइडेड बाय रन इज इक्वल टू स्लोप। ये हमारे पास बच्चे क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। दिस इज स्लोप। एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया अंडर द स्लोप। जो एरिया अंडर द स्लोप है, याद रखें, एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप। तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर को बेस के साथ, एरिया अंडर द स्लोप जो होगा परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई कर लेंगे बेस के साथ, सही ना। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि चेंज इन y मल्टीप्लाई बाय चेंज इन x, सही है, या राइज मल्टीप्लाई रन। वो तो खैर हम साथ साथ फिगर को देखेंगे। अगर फिगर हमारे पास कोई स्क्वायर बन रहा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय बेस, ट्रेपीजियम बन रहा है वो शेप के साथ आगे इंशाल्लाह हम जो है एरिया, वो डिफरेंट एरियाज हम ले सकेंगे। तो याद रखें, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन जो है ग्राफ से हम लेंगे, वन इज स्लोप एंड द सेकंड इज एरिया अंडर द स्लोप। स्लोप बच्चे किसको कहते हैं, ग्रेडियंट को कहते हैं, टेंजेंट थीटा को कहते हैं, राइज बाय रन को कहते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस को कहते हैं, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x को कहते हैं। और सेकंड इंफॉर्मेशन एरिया अंडर द स्लोप, वो एरिया अंडर द स्लोप परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करने, या राइज और रन को मल्टीप्लाई करने, या चेंज इन y और चेंज इन x को मल्टीप्लाई करने। वो तो शेप पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल है, ट्रेपीजियम है, स्क्वायर है, क्या है, वो इंशाल्लाह आगे इसके बाद जो है हम इसको तफसील से जो है डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये बात भी बच्चे आपको आपके जहन में होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, और स्लोप जो है वो जीरो भी हो सकता है। सही है बच्चे, याद रखिए स्लोप क्या है, स्लोप हमारे पास है टेंजेंट थीटा। अब मैं यहाँ पर जो है ये ऑल स्टूडेंट टीचर सेंटर, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स है, ऑल स्टूडेंट्स या स्टूडेंट टीचर सेंटर, ऑल स्टूडेंट टीचर सेंटर, ऑल स्टूडेंट टीचर सेंटर। रिमेंबर बच्चे, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बच्चे हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है थर्ड
क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है बच्चे, याद रखिए ऑल स्टूडेंट टीचर सेंटर, ये वैसे याद करने का एक आसान तरीका है। सही है, ASTC इसको कहते हैं, ASTC। याद रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, टेंजेंट थीटा भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अगर स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, सीधा, और एंगल अगर वो हमारे पास जब एंगल स्लोप का लेस देन 90 होगा तो इसका मतलब है वो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा। सही है बच्चे, इसी तरह याद रखें नंबर 2 स्टूडेंट साइन थीटा और इसका उलट कोसेकेंट थीटा, ये पॉजिटिव, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव। याद रखिए साइन थीटा पॉजिटिव होगा और साइन का उलट जो है वो है कोसेकेंट थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा। बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, वो नेगेटिव। साइन थीटा एस स्टैंड फॉर साइन थीटा और इसका उलट कोसेकेंट थीटा। याद रखिए हमारा काम टेंजेंट थीटा के साथ है, सो टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव। इसका मतलब है कि अगर थीटा ग्रेटर है 90 से, सही है बच्चे, तो इसका मतलब है जो स्लोप होगा वो हमारे पास अगर देखा जाए क्या होगा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, सही था। अगर थीटा 90 से ग्रेटर है, अगर स्लोप लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो रिमेंबर इन सेकंड क्वाड्रेंट द स्लोप मस्ट बी नेगेटिव, द स्लोप बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों, क्योंकि टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है। स्लोप सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या है, वो नेगेटिव है। अगर हम थर्ड की बात कर लें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो अगर देखा जाए T स्टैंड फॉर टेंजेंट थीटा और इसका उलट टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा और इसका उलट जो है वो है हमारे पास या रेसिप्रोकल जो है कोटेंजेंट थीटा, ये पॉजिटिव। बाकी तमाम क्या होंगे, बाकी तमाम हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है वगैरह, और उसके जो है इनवर्स वो नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब है स्लोप थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास जो है अगर देखा जाए ऑल स्टूडेंट टीचर सेंटर, इसमें हमारे पास कॉस थीटा और इसका उलट सेकंड थीटा, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे। और बाकी तमाम अगर देखा जाए जो टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा होगा वो नेगेटिव। तो इसका मतलब है स्लोप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, नेगेटिव। तो याद रखिए सिंपल बात है बच्चे, हमारे पास अगर स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है नो पॉजिटिव, अगर स्लोप लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, नो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जो स्लोप होगा इधर अगर मैं नोट के फॉर्म में आप लोगों को लिखवाऊं, ये जो स्लोप होगा, स्लोप ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है क्या होगा, ये हमारे पास हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सही है बच्चे, और स्लोप जो होगा वो हमारे पास अगर देखा जाए सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। सही है, स्लोप विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। अब आते हैं हमारे पास डिस्टेंस टाइम स्लोप क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम स्लोप क्या है, स्पीड टाइम स्लोप क्या है, वेलोसिटी टाइम स्लोप क्या है। सीधा इसके नीचे एरिया अंडर द स्लोप क्या है, इसको वन बाय वन बच्चे हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिख लूं, रिमेंबर स्टूडेंट्स, आगे इसको डिस्कस करते हैं। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, तो याद रखिए स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम जो है हमारे पास है स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्टेंस
डिस्टेंस टाइम, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड, तो आप क्या नाम देंगे? द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम इज स्पीड। स्लोप ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है सही है एमसीक्यू में, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, तो योर आंसर शुड बी स्पीड। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए द स्लोप ऑफ displacement time, slope of displacement time, slope of displacement time क्या होगा? the slope of displacement time जो होगा वो हमारे पास होगी velocity। the slope of displacement time is velocity, slope of distance time is speed, the slope of displacement time is velocity। similarly अगर मैं कहूँ slope of velocity time, slope of velocity time, so your answer should be, the slope of velocity time is acceleration, slope of velocity time is acceleration। तीन एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, the slope of distance time, slope of displacement time, slope of velocity time, so ये तीन एमसीक्यूज है, इनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। और अगर हम कहें area under the slope of distance time, area under the slope of distance time, area under the slope, area under the slope of distance time, area under the slope of distance time। जब मैं आपको जो है एरिया की बात करता हूं, नो डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, नो फिजिकल क्वांटिटी, नो फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम से हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं एरिया अंडर द स्लोप area under the slope of displacement time is, तो आप अगेन कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, नो फिजिकल क्वांटिटी, नो फिजिकल क्वांटिटी, PQ मींस फिजिकल क्वांटिटी, नो फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं कहूं एरिया अंडर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, एरिया अंडर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, एरिया अंडर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, सही ना, मल्टीप्लाई करना है, सो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये हमें क्या देगा? तो याद रखें डिस्प्लेसमेंट, द आंसर विल बी displacement, the answer will be displacement, thus the area under the slope of velocity time is displacement, or the area under acceleration time, the area under acceleration time slope is the area under acceleration time slope is change in velocity, change in velocity, सही ना, क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ रिजल्ट क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी। याद रखिए बच्चे ये सारे एमसीक्यूज हैं। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, slope of velocity time, velocity by time, acceleration. Area under the slope of distance time, no distance multiply time, no physical quantity. Area under the slope of displacement time, displacement multiply time, no physical quantity. Area under the slope of velocity time, so velocity multiply by time, this is displacement. अगर velocity of time को multiply करते हैं, displacement. The area under the acceleration time slope, so change in velocity. सही तो बच्चे, अब वन बाय वन जो है हम स्लोप्स को डिस्कस करते हैं। वन बाय वन स्लोप्स को हम डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस टाइम स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम स्लोप और वेलोसिटी टाइम स्लोप, वन बाय वन बच्चे हम इसको डिस्कस करते हैं। ये बातें, ये सारे एमसीक्यूज हैं। इन एमसीक्यू के बारे में हमें और आपको पता होना चाहिए। सही ना बच्चे, स्लोप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सही ना बच्चे, तो ये हमारे पास
अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम स्लोप, डिस्टेंस टाइम स्लोप। नंबर वन हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस टाइम स्लोप। फर्स्ट हमारे पास जो है वो है डिस्टेंस टाइम स्लोप या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप भी कह सकते हैं। याद रखिए, इट ऑलवेज गिव्स द डिस्टेंस टाइम स्लोप गिव्स स्पीड, इट गिव्स, ये हमें क्या देगा, गिव्स स्पीड, गिव स्पीड, और एरिया अंडर द स्लोप गिव नो फिजिकल क्वांटिटी। अब दो बातें ज़हन में याद रखिए बच्चे, एक हमारे पास है टाइम और दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस। टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिस्टेंस इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। तो दो बातें ध्यान में याद रखिए, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो हमेशा वाई एक्सिस पे लिया जाएगा। अब अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ग्राफ हमारे पास ये ग्राफ है, लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राफ। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, इसका स्लोप तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर इसके स्लोप को डिस्कस कर लें तो इसका स्लोप होगा स्पीड। स्लोप मतलब राइज बाय रन या टेंजेंट थीटा, एक ही बात है, राइज डिवाइडेड बाय रन। तो अगर देखा जाए इसमें राइज क्या है, नो राइज, कोई राइज नहीं है, और रन अगर देखा जाए इसमें है, टाइम तो जा रहा है, नो जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो। तो इसका मतलब है ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी बची किस चीज में है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो, द बॉडी एट रेस्ट। आपसे कहा जाए कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ a line which is parallel to x-axis, give its slope will be zero, its speed will be zero। और अगर डिस्टेंस और टाइम को मैं मल्टीप्लाई कर लूं, इसका एरिया अंडर मुझे क्या देगा, अगर मैं इसका एरिया अंडर फाइंड करूं, एरिया अंडर स्लोप, तो अगर देखा जाए डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, नो फिजिकल क्वांटिटी, नो फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी मुझे, क्योंकि डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम से कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती। तो ये बच्चे हमारे पास है स्लोप। अगर मैं कहूं नंबर टू, अगर फॉर एग्जांपल ग्राफ ये हो, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस। अगर फॉर एग्जांपल ये ग्राफ हो, याद रखें यहां पर हमारे पास ये जो एंगल है से 45 डिग्री है, सही है, क्योंकि अब देखिए y एक्सिस और x एक्सिस के दरमियान एंगल टोटल है 90, ये एंगल है 45, टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं स्लोप मींस स्पीड, नो द स्लोप विल बी राइज बाय रन, तो जितना राइज है उतना रन है, जितना राइज है, जितना राइज उतना रन, जितना राइज उतना रन, जितना राइज उतना रन, तो राइज इज इक्वल टू रन। सो इट मींस द स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है। कौन सा स्पीड है, द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कौन सा स्पीड है, दिस ग्राफ शोस द बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, द बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। ग्राफ नंबर 3 को जो है डिस्कस करते हैं, so what is the graph number 3? now अगर हम ग्राफ नंबर 3 को जो है डिस्कस करें, तो इसको हम यहां पे जो है डिस्कस करते हैं, दिस इज द ग्राफ नंबर 3। लेट्स सपोज ये हमने लिया हुआ है टाइम और ये बच्चे हमारे पास है लेट्स सपोज डिस्टेंस।
वन इज टाइम एंड द सेकंड इज डिस्टेंस। अगर ग्राफ हमारे पास ये ग्राफ है, लेट्स सपोज द ग्राफ इज दिस। अब अगर देखा जाए ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, स्पीड ही बता रहा है, लेकिन कौन सा स्पीड बता रहा है इसका अगर देखा जाए मैं कह सकता हूं स्लोप इसका मुझे स्पीड ही देगा, स्लोप। अगर देखा जाए मैं लिख सकता हूं राइज बाय रन, इसका मतलब है अगर देखा जाए इसमें राइज आ रहा है, सही ना, वाई में इंक्रीज आ रहा है, तो अगर इसमें राइज आ रहा है तो अगर देखा जाए कौन सा स्पीड है, इंक्रीजिंग स्पीड है, सही ना, कौन सा स्पीड है, इंक्रीजिंग स्पीड। कौन सा स्पीड है, ये हमें ग्राफ बता रहा है इंक्रीजिंग स्पीड का। क्यों? क्योंकि इसका अगर देखा जाए स्लोप इंक्रीज हो रहा है, जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो राइज में इजाफा आ रहा है रन के मुकाबले में, तो इसका मतलब है अगर देखा जाए ये हमारे पास जो स्लोप है ये इंक्रीजिंग स्लोप है, तो इंक्रीजिंग स्पीड कहलाता है। कौन सा स्पीड कहलाता है, इंक्रीजिंग स्पीड कहलाता है। सिमिलरली अगर हम ये ग्राफ डिस्कस कर लें, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस, अगर मैं ये वाला ग्राफ डिस्कस कर लूं तो अगर देखा जाए ये ग्राफ क्या बता रहा है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप विच इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन, तो अगर देखा जाए इसमें हमारे पास रन में इजाफा हो रहा है, तो अगर रन में इजाफा हो रहा है राइज के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये कौन सा स्पीड है, डिक्रीजिंग स्पीड है। द स्पीड इज डिक्रीजिंग स्पीड। ये कौन सा स्पीड बता रहा है, ये हमें बता रहा है डिक्रीजिंग स्पीड बता रहा है। सही है, दिस स्लोप गिव्स, सही है, ये हमें जो आंसर दे रहा है ये डिक्रीजिंग स्पीड का आंसर बता रहा है। द स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है ये हमारे पास अगर देखा जाए ये हमारे पास डिक्रीजिंग स्पीड है, दिस इज डिक्रीजिंग स्पीड। अब इसके बाद जो है डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या स्लोप। याद रखें द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज, द स्लोप इज वेलोसिटी, इसका जो स्लोप होगा the slope is velocity, or the area under the slope is no physical quantity, क्योंकि displacement multiplied by time give no physical quantity, सही ना, give no physical quantity। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम स्लोप फर्स्ट डिस्कस करते हैं। से लेट्स सपोज अगर हमारे पास नंबर वन, अगर ये मेरे पास है, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, अगर ये हमारे पास ग्राफ है, सही का, लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब है ये हमें इसका स्लोप हमें देगा वेलोसिटी, इसका जो स्लोप है वो हमारे पास है राइज डिवाइडेड बाय रन, या चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। y में चेंज आ रहा है, नो, डिवाइड टाइम तो गुजर रहा है, तो इसका मतलब है द वेलोसिटी इज नल वेक्टर, वेलोसिटी जीरो। इसका मतलब है बॉडी एट रेस्ट, अगेन बॉडी जो है वो किस चीज में है, रेस्ट में है। अब देखिए ये हमें, अगर हमें वेलोसिटी के बारे में पता चलता है तो हम एक्सेलरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज आल्सो अ नल वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। इसका मतलब है कि in displacement time graph a line which is parallel to x axis, its slope will be zero, means velocity will be zero. If velocity is zero, the acceleration will be zero. तो ये हमें, इसका मतलब है कि displacement time graph हमें जो है क्या देता है, ये हमें अगर देखा जाए इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी का एज वेल एज एक्सेलरेशन का। अब देखिए यहाँ पर एंगल भी जीरो है, तो टेंजेंट जीरो भी जो है किस चीज के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। सिमिलरली अगर हम सेकंड ग्राफ लेट सपोज हम डिस्कस कर लें किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सेकंड ग्राफ अगर हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर लें, से लेट सपोज ग्राफ हमारे पास
ये ग्राफ है, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर ग्राफ ये ग्राफ है तो इसका मतलब है द एंगल इज कांस्टेंट व्हिच इज 45 डिग्री। इफ एंगल इज कांस्टेंट टेंजेंट 45 इज 1, नो द स्लोप इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब है यहां पर अगर देखा जाए जो हमारे पास वो है वेलोसिटी है, वो हमारे पास है स्लोप व्हिच इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। मतलब है जितना राइज आ रहा है उतना रन आ रहा है। इसका मतलब है दिस इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये हमें क्या बता रहा है कि द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसको आप यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। What will be the acceleration? So your answer should be, so the acceleration is 0. Acceleration क्या होगा? 0. आपसे कहा जा सकता है MCQ में, in displacement time graph, a slope is uniform slope, which makes angle 45 degree. Then what will be the velocity? Velocity is constant. So here, the velocity is uniform velocity. The acceleration will be how much? Your answer should be the acceleration is 0. और इसको हम कह सकते हैं ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इसको यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का नाम भी हम दे सकते हैं। सिमिलरली अगर थर्ड ग्राफ हम बना लें इसी तरह, लेट सपोज ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास टाइम है। अगर ये स्लोप है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए एंगल क्या है, वो हमारे पास ग्रेटर देन 90 है। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है तो ये स्लोप नेगेटिव स्लोप होगा। और नेगेटिव स्लोप से मुराद देखें ये जो डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है ये हमारे पास अगर देखा जाए वेलोसिटी है तो जो स्लोप होगा वो हमारे पास होगा राइज बाय रन, या मैं कह सकता हूँ टेंजेंट थीटा। ये हमें नेगेटिव कांस्टेंट दे रहा है। इसका मतलब है ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है लेकिन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। और ये हमारे पास ये ग्राफ हमें बता रहा है यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी, This graph shows uniformly decreasing velocity. यहाँ पर भी अगर देखा जाए स्लोप कांस्टेंट है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो किस चीज के बराबर होगा? The acceleration will be 0. The acceleration will be 0. Similarly, अगर हम डिस्कस कर लें fourth graph, say this is fourth number graph. अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास है टाइम और ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, और अगर देखा जाए ग्राफ हमारे पास ये ग्राफ है, तो अगर देखा जाए स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास मैं कह सकता हूं इसका जो स्लोप है ये हमारे पास है वेलोसिटी, तो इसका जो स्लोप है वो हमारे पास है राइज डिवाइडेड बाय रन। तो अगर देखा जाए राइज में इजाफा हो रहा है तो ये हमारे पास वेरिएबल इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। तो हम कह सकते हैं दिस इज variable increasing velocity, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नॉन जीरो, और साथ साथ कौन सा एक्सेलरेशन होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। So the acceleration is said to be positive acceleration. Similarly, अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ नंबर 5, जो कि हमारे पास अगर ये ग्राफ ये टाइम है, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अगर ग्राफ हम ये वाला ग्राफ बनाएं तो इसका मतलब है अब अगर देखा जाए राइज में कमी आ रही है, रन में इजाफा हो रहा है, तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी है the slope will be equal to rise divided by run में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन है, तो ये वेरिएबल डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन जीरो होगा, और इस एक्सेलरेशन को डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसको डिसेलरेशन का नाम हम देंगे। किस चीज का नाम देंगे? डिसेलरेशन का नाम देंगे। दिस विल बी द डिसेलरेशन, इसको वजह हम नाम देते हैं डिसेलरेशन। अब इसके बाद हम जो है डिस्कस करते हैं लास्ट ग्राफ,
जो कि अच्छा इसका एरिया अंडर वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, नो फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास है, देखिए पहले हमने डिस्टेंस टाइम, फिर उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम। और द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्लोप विल गिव एक्सेलरेशन, ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं इसी में थोड़ा सा जो है चेंजेस कर लूं, यहाँ पर जो है डिस्टेंस के बजाय में जो है, या चलो ओके दोबारा से जो है बैठा लूंगा और दोबारा से कर लेंगे। लास्ट ग्राफ जो कि हमारे पास है एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम स्लोप जो होगा वो हमें देगा वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम अगर देखा जाए डिस्टेंस भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। अगर हम एरिया का अलजेब्रिक सम लेते हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट, सही ना, और अदरवाइज क्या होगा, डिस्टेंस होगा। हाउ, ये इंशाल्लाह अभी इसको जो है डिस्कस करते हैं, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह जो है टेस्ट में आ सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सुने बच्चे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्लोप एक ही बात है। रिमेंबर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम इज एक्सेलरेशन। इससे हमें इसका जो स्लोप होगा ये हमें क्या देगा, द स्लोप इज एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर the slope acceleration multiplied by time is change in velocity, change in velocity। MCQ के लिहाज से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, the slope of velocity time, your answer acceleration, area under slope is change in velocity। How, let's start। velocity time graph नंबर 1, अगर हमारे पास ग्राफ ये हो, लेट्स सपोज दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, दिस, तो अगर देखा जाए स्लोप इसका जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन दे रहा है, सो स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। राइज है, नो, रन है, यस, टाइम तो गुजर रहा है, नो, द एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो का मतलब ये है कि द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब है in velocity time graph, a line which is parallel to time axis या x axis, what will be the acceleration? Zero. What will be the velocity? Constant velocity. कौन सी velocity है? Constant velocity. Acceleration क्या है? Zero. सही तो बच्चे, अगर इसका हम area under find करें तो velocity multiplied by time displacement, और अगर algebraic sum ले दें, देखिए इसके नीचे area क्या आ रहा है, अगर इसके नीचे area under slope, तो अगर देखा जाए perpendicular by base, velocity multiply time displacement। अगर algebraic sum लेते हैं एरिया का तो displacement, और अगर total sum लेते हैं तो फिर distance। हाँ, ये आगे मैं MCQs करवाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को बच्चे खुद ब खुद समझ आ जाएगा। सही है बच्चे। सेकंड हमारे पास जो है सेकंड ग्राफ डिस्कस करते हैं। सेकंड, अगर ग्राफ हमारे पास this is time, this is accelerate, sorry, this is velocity, और अगर ये ग्राफ है तो याद रखें इसका जो स्लोप है, स्लोप, इसका जो स्लोप है ये हमें क्या दे रहा है? स्लोप इज एक्सेलरेशन। तो इसका जो स्लोप है वो हमारे पास है राइज डिवाइडेड बाय रन या टेंजेंट थीटा। तो जितना राइज में इजाफा हो रहा है उतना रन में भी इजाफा हो रहा है, तो राइज इज इक्वल टू रन। इसका मतलब है राइज और रन इसका रेशो कांस्टेंट होगा। जब रेशो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कौन सा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी कौन से एक्सेलरेशन के साथ जा रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सही ना,
a slope makes angle 45 degree with either x-axis या either y-axis. What will be the acceleration? Constant. What will be the velocity? Variable velocity. Acceleration जो होगा वो हमारे पास constant. और याद रखिए जो acceleration होगा ये positive acceleration होगा. कौन सा acceleration होगा? Positive. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए जो slope है वो first quadrant में lie कर रहा है. Tangent theta will be positive. If tangent theta is positive, then the slope is positive. और अगर इसके नीचे हम area find करेंगे, so area under, तो एरिया अंडर स्लोप जो होगा वो हमारे पास होगा. अब देखेंगे एक ट्रायंगल आपके साथ बन रहा है. सो हाफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. चलिए ये आगे इंशाल्लाह इसको मजीद जो है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. सिमिलरली अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज तो अगर ग्राफ ये ग्राफ है, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी. अब ये ग्राफ है तो याद रखिए ये जो स्लोप है ये कितना एंगल बना रहा है? The angle theta is greater than 90. इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो इसका मतलब है इसका जो स्लोप है ये हमारे पास है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन. तो अगर देखा जाए या टेंजेंट थीटा तो इसका मतलब है the theta tangent theta is negative. If tangent theta is negative, acceleration is negative. तो ये भी हमारे पास यूनिफॉर्मली डिसेलरेशन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन बता रहा है. यूनिफॉर्म ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म डिसेलरेशन बता रहा है. और इसके नीचे भी जो एरिया होगा वो हमारे पास हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा. सही है बच्चे. इसका मतलब ये है कि अगर हम 4 नंबर ग्राफ को डिस्कस करने, हाउ दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी. अगर ये ग्राफ है तो अगर देखा जाए इसका जो स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन दे रहा है. तो देखिए आपको नजर आ रहा है राइज डिवाइडेड बाय रन. तो अगर देखा जाए राइज में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब है कौन सा एक्सेलरेशन है? वेरिएबल इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है. वेरिएबल इंक्रीजिंग acceleration. This slope this graph shows variable increasing acceleration. Variable velocity है, positive acceleration है. Similarly इसका area under क्या होगा? तो आप कहेंगे कि इसका area under slope वही हमारे पास क्या कहलाएगा? Displacement. अगर हम 5 ग्राफ को डिस्कस कर लें, अगर ये टाइम है ये हमारे पास है वेलोसिटी. अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है. स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन. तो अगर देखा जाए रन में इजाफा हो रहा है, रन में इजाफा हो रहा है राइज के मुकाबले. रन इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज. तो ये वेरिएबल डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन बता रहा है. क्या बता रहा है? वेरिएबल डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हमें ये बता रहा है. अब अगर देखा जाए ये डिपेंड करता है. अच्छा इसके नीचे जो हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह से रिलेटेड आ सकते हैं. सुने अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहाँ पर कुछ ग्राफ्स वगैरह जो है बना लूं. सही है बच्चे. से लेट सपोज अगर ये सिचुएशन है, लेट सपोज दिस इज फॉर एग्जांपल टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी. अगर मेरे पास ये सिचुएशन है तो अगर देखा जाए एरिया अंडर दिस स्लोप, तो एरिया अंडर दिस स्लोप क्या आ रहा है? ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है. तो आप कहेंगे एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप जो होगा वो हमारे पास होगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है. क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है. तो वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. या अगर हम जो है अलजेब्रिक सम लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट. अदरवाइज इसको हम जो है क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. सिमिलरली अगर ये वाला ग्राफ हम बना लें, ग्राफ नंबर 2, से लेट्स सपोज दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी. अगर ये ग्राफ है तो आप कहेंगे कि सर एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप जो होगा वो जो डिस्टेंस होगा. अब देखिए हाफ
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हाफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इस पर न्यूमेरिकल टाइप वगैरह जो है डिस्कस करते हैं इसके बाद। सही था, जस्ट फिगर्स बता रहा हूं। सिमिलरली अगर हमें ये वाला ग्राफ दिया जाए, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, अगेन आप कहेंगे एरिया अंडर दिस स्लोप। तो अगर देखा जाए एरिया अंडर दिस स्लोप जो होगा वही डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सही था बच्ची, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास जो है ग्राफ्स कहलाते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम यहाँ पर एक और फिगर ले लें, से लेट सपोज अगर इस तरह एक फिगर ले लें 4 नंबर, जिससे ये हमारे पास है ये। अगर फॉर एग्जांपल, या चलो इसको मैं कुछ वैल्यूज देता हूं और फिर जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। वैल्यूज देता हूं और इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व, लेट्स स्टार्ट। अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमें कहा जाए कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज एमसीक्यू इस तरह आता है कि ये हमारे पास है ग्राफ, दिस इज लेट सपोज 0, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8। ये क्या है, ये टाइम है विच इज टेकन इन सेकंड्स। और ये है हमारे पास 4, ये हमारे पास है 8, ये हमारे पास है 12। दिस इज स्पीड विच इज मीटर पर सेकंड। अगर हमारे पास ये ग्राफ हो, से व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। सो आप कहेंगे एरिया अंडर द स्लोप। इस स्लोप के नीचे जो एरिया आ रहा है, इस स्लोप के नीचे जो एरिया आ रहा है, तो अब अगर देखा जाए ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इसके नीचे जो एरिया, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 12 और ब्रेथ हमारे पास है 6। 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2s are 12, 1 kg, 6 1s are 6 plus 1, 7 मीटर। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। सिमिलरली अगर ग्राफ हमारे पास या एमसीक्यू लेट सपोज इस तरह आता है कि हमसे कहा जाए कि ये हमारे पास लेट सपोज टाइम है और ये हमारे पास है स्पीड। लेट सपोज दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज लेट सपोज 5, दिस इज 10, दिस इज 15। अगर ग्राफ कुछ यूं दिया जाए, ये What will be the, this is speed, ये बचे हमारे पास है स्पीड और ये हमारे पास है टाइम। What will be the distance covered, तो याद रखें जो डिस्टेंस होगा वो होगा एरिया अंडर द स्लोप। तो याद रखें ये एरिया बन रहा है ट्राइंगल, हाफ लेंथ। तो लेंथ किस चीज के बराबर है, या चलो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो ये हो जाएगा हाफ लेंथ हमारे पास बराबर है 15 और ब्रेथ हमारे पास है 30। So 2 1s are 2 15s are, 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। So I think 625 आता है मेरे ख्याल पे 625 मीटर। या चलो सॉल्व कर लेंगे। 15 मल्टीप्लाई 15, 5 5s are 25, 2 kg, 5 1s are 5 plus 2, 7, 1 5s are 5, 1 1s are 1, 5 12, अच्छा सॉरी 225 आता है, 225 मीटर। सही था, the distance is how much, 225 meters। such type of numerical type जो है क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर्स में। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज द ग्राफ इज दिस, अगर एमसीक्यू इस तरह आता है कि ये हमारे पास है लेट सपोज दिस इज 2, दिस इज 4, 6, 8, 10 क्या सेकंड्स, दिस इज 5, this is 10, this is 15, this is 20 मीटर पर सेकंड। अगर ग्राफ ये है, what will be the area under the slope। तो अगर देखा जाए ये आपके साथ एक बन रहा है ट्राइंगल और दूसरा बन रहा है स्क्वायर। सो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्या बन रहा है, चलो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
So distance covered is equal to half length multiply breadth plus length multiply breadth. So distance is equal to half length, जो के बराबर है किस चीज के 4 और breadth है 10, 4 ये हो जाएगा 10 प्लस, अब देखिए लेंथ है से ये 8 और ये 4 है तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 10. जस्ट सॉल्व कर रहे, सो 2 1s are 2, 2 4, 2 2s are 2 multiply 10 20 plus 4 into 10 40. The answer is 60 meter. How much distance covered? Your answer should be 60 meter का फासला जो है कवर हुआ है, 60 मीटर का फासला कवर हुआ है. सो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू जो है वो पेपर में आ सकते हैं. अच्छा, थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं. हाँ, मजीद इसको जो है थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, डिस्कस करते हैं. हाउ, लेट्स स्टार्ट. अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमें लेट्स सपोज ग्राफ, ये वाला ग्राफ दिया जाए. सुने बच्चे, लेट्स सपोज दिस इज स्पीड, this is, या चलो मैं ला सकूं, this is 2, this is 4, this is minus 2, this is minus 4, this is 5, 10 seconds, 20 seconds, 5, 10, 15, sorry, 15 seconds, 20 seconds, 25 seconds. अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ग्राफ हमें ये वाला दिया जाए, कैसे? What is the distance and what is displacement? अगर distance find करना है तो area of this plus area of this. Distance is equal to area of this, length multiply breadth. Length है 4, breadth है 10 plus length हमारे पास है अगर देखा जाए 2 और breadth हमारे पास है 5. Just solve. So distance is equal to 40 plus 10 which is equal to 50 meter. लेकिन अगर इसी में हमसे कहा जाए so what is displacement? No, area of this minus area of this. Algebraic sum लेंगे. So फिर जो displacement होगा length 4, breadth 10 plus, अब देखें अगर हम तो फिर ये माइनस हो जाएगा, downward area will be taken negative, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5. So फिर जो displacement होगा वो होगा 40 minus 10. Your answer should be 30 meter. अगर algebraic sum लेंगे तो फिर हमारे पास displacement होगा. क्या होगा? Displacement. If we take algebraic sum तो फिर displacement. और अगर total sum लेंगे तो फिर हमारे पास होगा distance. तो such type of MCQ पेपर में आ सकते हैं. इनसे रिलेटेड हमें जो है पता होना चाहिए. सही है बच्चे? ये हमारे पास जो है कुछ important discussion था. इसके अलावा अगर for example let's suppose अगर हमारे पास ग्राफ्स ये हो, कैसे? लेट्स सपोज दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस. एक ये है स्लोप और दूसरा स्लोप ये है. अब देखिए ये हमारे पास एंगल बना रहा है से 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री. दिस इज ए, दिस इज बी. आपसे मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड VA टू VB, ये रेशियो. तो स्पीड, अब देखिए स्पीड मींस स्लोप मींस टेंजेंट थीटा, तो आप कहेंगे कि टेंजेंट थीटा A डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा B. तो टेंजेंट थीटा A कितना एंगल बना रहा है? 30. तो टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60. तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 30 बराबर होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60 √3 के बराबर होता है.
होता है। सो ये हो जाएगा 1:3। द आंसर इज 1:3। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज एमसीक्यू, अगर इस तरह आता है हमसे कहा जाए कि दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, आप मुझे बताएं दिस इज ए, दिस इज से बी, यह है एंगल 30 और यह है एंगल 45 डिग्री। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ए, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी। अगेन हम लेंगे, क्या लेंगे, टेंजेंट ए विच इज 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 45। तो अगर देखा जाए टेंजेंट 30 बराबर होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 45 बराबर होता है हमारे पास 1 के बराबर होता है। सीधा, सो द आंसर इज 1/√3। The answer is 1/√3। तो such type of MCQ पेपर में आ सकते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। Now स्टूडेंट्स एक होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट्स में आप लोग इसका जो है आंसर मुझे बता दें। से लेट्स सपोज हम एक फिगर यहाँ पे बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज 0, this is 2, this is 4 and this is 6. This is -2, this is -4, this is -6. ये हमारे पास है, ये हमारे पास है वेलोसिटी, सही था, और ये हम ले रहे हैं टाइम। This is say 1, this is say 2, this is say 3, 4, 5, 6. ये भी ट्राइंगल है, हाफ हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। आप लोग मुझे बताएं, दो चीजें फाइंड करें, वन इज डिस्टेंस एंड द सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। सही था, अगर डिस्टेंस है, रिमेंबर स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि है लेंथ मल्टीप्लाई बेस, एरिया ऑफ लेट्स सपोज ये हमारे पास है रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस, और अगर आपने जो है डिस्प्लेसमेंट तो एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस। ये बच्चे आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। दिस इज योर होमवर्क, ये आप लोगों का जो है होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है और कमेंट्स में आप लोग जो है इसका आंसर दे सकते हैं। सही बच्चे, दिस इज योर होमवर्क। अच्छा, आपके बुक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि a body is thrown vertically upward and come back. What will be the distance time graph, displacement time graph, speed time graph, velocity time graph, acceleration time graph? Book information है कि a body is thrown up and come back. What will be the distance time graph? बॉडी को हम ऊपर पेंट करें, ये बॉडी है, इसको ऊपर पेंट करें और फिर यही बॉडी ऊपर से नीचे आती है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? What will be the नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नंबर 1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि हमें क्या देगा? स्पीड। Now this is time and this is distance. बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, तो अगर बॉडी को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो याद रखें हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता स्पीड क्या होगा? वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है, स्पीड डिक्रीज, और ये पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम हाइट पर जहां पर स्पीड क्या होगा? 0। यहां पर स्पीड क्या है? मैक्सिमम। सही था, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है, कौन सा स्लोप है? डिक्रीजिंग, और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर स्लोप 0, स्पीड 0। अब यही बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका स्लोप आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा? अगर यही बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका स्लोप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग होगा, और ये कौन सा पॉइंट होगा? बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका जो स्पीड होगा ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पर स्लोप आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज और यहाँ पर स्लोप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज।
ये जैसे ऊपर फेंकते हैं स्पीड मैक्सिमम, स्पीड ऐसे ऐसे डिक्रीज, स्लोप जीरो, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड जीरो, और बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो ऐसा ऐसा वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज, तो जैसे ही जो है हिट करेगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस कर लें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस कर लेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम इसका जो है डिस्कस कर लें, से लेट्स सपोज दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सही ना, द वन इज टाइम। अब देखिए बॉडी को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होगी, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास डिक्रीज, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो जीरो। तो याद रखें ये और ये दो तो सेम है, यहाँ पर जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन यही बॉडी दोबारा नीचे आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, सो फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है, सही है, तो इसका स्लोप आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास, अब देखें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है यही इसका स्लोप होगा, लेकिन देखिए बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखिए ये वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिफोर इम्पैक्ट द ग्राउंड द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर हम नंबर 3 डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब अगर हम स्पीड टाइम लें, स्पीड टाइम ग्राफ इसका हम डिस्कस कर लें, so what will be the speed time graph? Let's suppose this is time and this is speed. Y axis पर हमने speed ले लिया, x axis पर हमने time ले लिया। अब देखिए जैसे हम बॉडी को थ्रो करते हैं तो इस पॉइंट पर इसका जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है, the speed is मैक्सिमम। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जब आती है तो इसका मतलब है स्पीड, बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसका स्पीड डिक्रीज और मैक्सिमम हाइट पर इसका जो स्पीड होता है वो जीरो होता है। फिर बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका स्पीड इंक्रीज, इस पॉइंट पर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इस पॉइंट पर इसका जो स्पीड होगा वो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होगा। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लें, नंबर 4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस कर लें, सो याद रखें इसका जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है और ये हमारे पास टाइम है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, याद रखें अगर बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड तो इसकी वेलोसिटी, सही ना, इसका जो स्लोप होगा वो हमारे पास ये होगा बॉडी। अब देखें इसका स्लोप, बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं इसका स्लोप हमारे पास नेगेटिव स्लोप कहलाएगा। अब अगर देखा जाए इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो, फिर बॉडी नीचे आएगी, तो अगर ऊपर बॉडी जा रही है, अगर वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जब बॉडी आएगी नीचे तो देखिए बॉडी ऊपर, जैसे ऊपर थ्रो करते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम, ऐसे मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, और फिर जब ऊपर से नीचे आती है तो वेलोसिटी ऐसे से क्या होती है, मैक्सिमम। तो अगर अप डायरेक्शन में पॉजिटिव तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और अगर हम एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ले लें, 5 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो याद रखें बॉडी को ऊपर थ्रो किया जा रहा है, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिस इज नेगेटिव, दिस इज टाइम। बॉडी को अगर हम ऊपर थ्रो करते हैं तो भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जब बॉडी नीचे आती है तो भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए थ्रू ऑल द जर्नी ऊपर जा रही है तो भी एक्सेलरेशन वही 9.8, डाउनवर्ड आ रही है तो भी एक्सेलरेशन 9.8, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। सही है बच्चे, तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था रिलेटेड टू ग्राफ्स। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो बच्चे तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरा जो पर्सनल नंबर है वो भी मैं यहाँ पर जो है मेंशन कर लूंगा, आप बेशक जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सही था, 0316907290 अब्दुल रहमान। दुआ में याद रखें, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।